Hello students, it's me and where I am it's written there। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटोनियन रिलेटिविटी, इसको क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं या फिर गैलीलियन न्यूटोनियन रिलेटिविटी भी कहते हैं। चूँकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जो लॉज हैं, इक्वेशंस हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे अप्लाई होते हैं और न्यूटन्स के जो लॉज हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है और इनफैक्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स, law of mechanics is invariant under Galilean transformation. That's why we call this Newtonian relativity। 1632 में सबसे पहले गैलीलियो ने एक शिप कंसीडर किया था जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को डेवलप करने के लिए एक 1632 ईस्वी में कंसीडर किया था कि एक शिप सी सरफेस पे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो शिप के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो क्या वो जान पाएगा कि शिप मूव कर रहा है या फिर स्टेशनरी है, क्योंकि शिप का एक्सेलरेशन हमने एज्यूम कर लिया है 0 है। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने एज्यूम किया था और ट्रांसफॉर्मेशन लॉज डिराइव किए थे, जो कि हम डिस्कस करेंगे क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज। तो ये बेसिक जो पॉइंट था कि क्यों इसको न्यूटोनियन रिलेटिविटी कहते हैं, समटाइम्स वी कॉल इट गैलीलियन न्यूटोनियन रिलेटिविटी, उसके पीछे का जो कारण वो यही है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ हिस्टोरिकल की डेवलपमेंट्स की जो रिलेटिविटी थियरी के डेवलपमेंट में फ्रूटफुल साबित हुए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। तो 1600s के में जो की पीपल थे इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किए थे, वो टाइको ब्राहे, केपलर, गैलीलियो एंड ऑफ कोर्स न्यूटन। और 1865 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को 4 कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिफाई किया था। इसके पहले लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज समझते थे। तो इस इक्वेशंस को एनसीईआरटी की बुक्स में भी देख सकते हैं, या फिर डिटेल में पढ़ना हो तो कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे ग्रिफिथ्स की बुक है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वहाँ भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होते हैं। और इन्होंने मैक्सवेल ने जब ये इक्वेशन यूनिफाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, तो एक कंक्लूजन ये भी प्रपोज किया था एक कि जो लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि ई और बी फील्ड का जो कंपोनेंट ई एंड बी के ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। और यद्यपि कि उस समय लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी लाइट की प्रॉपर्टी के भी बारे में, और उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। तो लेकिन ये जो थियरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफिकेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कि लाइट क्या होता है। और साथ ही साथ जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, लोगों ने अप्लाई किया था इस मैक्सवेल्स इक्वेशन पे। तो वो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बट दीज मैक्सवेल इक्वेशंस आर नॉट इनवेरिएंट। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, इसने लोगों को आउट ऑफ बॉक्स सोचने पे मजबूर किया। इसके पहले जो थियरीज डेवलप हुई थी उस पे क्वेश्चंस करने के लिए लोगों को मजबूर किया कि ये इसमें कुछ आर थे वैलिड और इनवैलिड, या फिर उनकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। और एक हम आगे एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो 1887 में किया था माइकलसन और मोर्ले ने। इन्होंने ईथर हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि आइंस्टाइन रिलेटिविटी थियरी जो कि 1905 ईस्वी में पब्लिश हुई थी, इसके पहले लोग ये एज्यूम करते थे कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे
साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जो एयर की ज़रूरत पड़ती है, या वाटर वेव को ट्रेवल करने के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि हमारा जो स्पेस है, ईथर एक मीडियम है, उससे भरा हुआ है, उसी में लाइट ट्रेवल करता है। तो उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए माइकलसन और मोरले ने एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिक आइडिया ये था कि अगर लाइट की वेलोसिटी है एवरी डायरेक्शन में अगर अलग अलग आ रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ईथर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने जिस पर्पस से एक्सपेरिमेंट किया था वो फेल हो गया था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे बाद में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हुए, और इनको 1907 में आई थिंक नोबेल प्राइज मिला था उस एक्सपेरिमेंट के लिए, जबकि 1887 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की अब बात करते हैं। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन, जो कि at the age of 16 he started his work on special theory of relativity, and after 10 years at the age of 26 he published his work on special theory of relativity 1905 में। और ये थियरी, इसके पहले के जितने एक्सपेरिमेंट थे या अदर थियरीज थी जिसमें कुछ कमियां थी, सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसके रिजल्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशंस में ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लॉज इन्होंने जो दिए, वो मैक्सवेल इक्वेशन उसमें इन्वेरिएंट है कि नहीं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो मतलब मेन पॉइंट कहने का ये था कि जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, अब तक के जितने डेवलपमेंट हुए थे थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, सबके रिजल्ट्स को नाइसली एक्सप्लेन किया था। और 10 साल के बाद, आफ्टर 1 decade, ही पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अच्छा मैंने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं किया है, वो आगे स्लाइड्स में करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड थी, और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वो उन्होंने सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करके डेवलप किया था, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और he also tried to unify all fundamental forces of nature in one simple equation, जैसे कि मैक्सवेल ने यूनिफाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, ग्रेविटी को भी लोग यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। बट ग्रेविटी इज स्टिल सिंगल। नेक्स्ट हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे जाने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमको क्या ज़रूरत है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। शुरू में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि गैलीलियो ने 1632 ईस्वी में क्यों इसको डिराइव किया था। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं या पार्टिकल्स हैं, इसका कोलिशन का इलास्टिक कोलिशन कंसीडर कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वर है जो अर्थ पे है, दूसरा मूविंग ट्रेन में है। तो दोनों के लिए जो उस पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहा है, पर्टिकुलर कोलिशन हो रहा है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, क्या होगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि क्या हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव कर सकते हैं कि जिसके थ्रू अगर हम एक फ्रेम में कोई इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरे फ्रेम में भी सेम इवेंट को डिस्क्राइब करना होगा, तो उसके थ्रू अच्छे मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है। और अगर इवेंट की बात हम अगर कर रहे हैं तो एक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, किस मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होती है, और एक फ्रेम की क्वांटिटीज़ को दूसरे फ्रेम की क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए हम क्या मैथमेटिकल टूल डेवलप कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ये अब नीचे अगर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर मूविंग टू द तो आज के टॉक में हम सिर्फ 2 ही चीज़ों का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक दिया हुआ है।
एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होते हैं किसी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स which are used to specify an event such as collision of two objects, turning on of a flashlight, explosion of a bomb, या फिर कोई और इवेंट कंसीडर कर सकते हैं आप। दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो कोई ऐसा सिस्टम जो जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसके और भी सारे एग्जांपल्स हैं, डिफिनीशन दी जा सकती हैं। एक अनएक्सेलरेटेड सिस्टम है जो इनर्शियल सिस्टम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। हमारा जो अर्थ है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस्यूम किया जाता है। वैसे तो अर्थ क्योंकि सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के कारण कुछ स्मॉल इफेक्ट आते हैं, एक्सेलरेशन इफेक्ट आता है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकली इनर्शियल एस्यूम किया जाता है, आइडियली भी हम नहीं कह सकते कि अर्थ इनर्शियल सिस्टम। प्रैक्टिकल पर्पज से हमें एस्यूम कर लेते हैं कि अर्थ इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करते हैं हम लोग, वो सबको इनर्शियल मान लेते हैं। जैसे कोई अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कार है, मूविंग बस है, मूविंग ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, एयरप्लेन है, ये सब इनर्शियल सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो कोई भी फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में, जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेटिंग कार है, एक्सेलरेटिंग बाइक है, ये सब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएंगे। एक और अच्छा एग्जांपल है टू स्फीयर टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड रोटेटिंग अबाउट ईच अदर। नॉन इनर्शियल फ्रेम तो हमारा न्यूटोनियन रिलेटिविटी थियरी है, आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इनर्शियल फ्रेम को ही कंसीडर करके डेवलप की गई है। जो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात आती है। वहाँ पे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सारे फ्रेम्स के लिए वैलिड होती है, इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। और उसको पढ़ने के पहले तो न्यूटोनियन रिलेटिविटी और आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस आगे हम जो आज का मेन टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि एक इवेंट को डिस्क्राइब करना हुआ तो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट आर द क्वांटिटीज वी नीड टू डिस्क्राइब एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट P एक इवेंट हम लोग यहाँ पे एस्यूम कर लिए, P से पॉइंट P से यहाँ पे डिनोट किए हैं ग्रीन कलर। तो जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है 3D की बात करते हैं तो स्पेस x, y, z और टाइम है t। तो एक इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो फ्रेम हम कंसीडर किए हैं, एक S फ्रेम है, दूसरा S प्राइम फ्रेम है। जैसा कि पहले हमने बताया कि एक शिप का एग्जांपल लिया गया था और शिप मूव कर रहा है सी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे S फ्रेम को हम मान लेते हैं कांस्टेंट रेस्ट में है, जो कि मूव नहीं कर रहा है। S प्राइम फ्रेम u वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है S के रिस्पेक्ट में, और y और z डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो y और z कंपोनेंट है, ये जो बोल्ड करके भी u को लिखा हूँ, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है। इसका y और z कंपोनेंट 0 है, इसका x कंपोनेंट केवल कंसीडर किए हैं, x डायरेक्शन में ही इस वेट को कंसीडर किए हैं।
तो शुरू में ये जो दोनों, अच्छा ये दो फ्रेम जैसे हम एक मान लेते हैं अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, दूसरा कोई मूविंग ट्रेन है, एक रियल एग्जांपल की अगर बात करें तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे हम ये एज्यूम करते हैं दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, o और o प्राइम, दी दो बोथ फ्रेम्स कोइंसाइडिंग। कुछ टाइम t के बाद ये जो s प्राइम फ्रेम है ये ut डिस्टेंस x डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, ये x प्राइम फ्रेम ये ut डिस्टेंस है। यहाँ पे हम 3D कंसीडर किए हैं, तो एक क्यूब से इसको जो डायमेंशंस है x y और g या z डायमेंशन 3D में क्यूब में डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका जो x का एक्सिस है पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम कंसीडर किए हैं, तो ut डिस्टेंस से ट्रेवल कर चुका है। इसको 2D में कंसीडर करेंगे तो मान लीजिए 2D में इसको फ्रॉम हियर टू हियर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसका जो t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है s प्राइम फ्रेम ut है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है बताना है कि इस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जैसे हमने बताया स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है, तो o ऑब्जर्वर जो s फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट उसको हम x y z t से डिनोट किए हैं, और o प्राइम ऑब्जर्वर s प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है उसको x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम से डिनोट करेंगे। और जो मेन आज का टॉक का पर्पस है, ये जो क्वांटिटीज़ हैं x y z t और x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम, मतलब s फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटीज़ हैं और s प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ये कंसीडर किए कि u स्पीड से ये s प्राइम फ्रेम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ ये डिस्टेंस p जो है पॉइंट p, तो यहाँ से s फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए जो पॉइंट p की डिस्टेंस है, यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 3D कंसीडर किए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हम मान रहे हैं, और s प्राइम ऑब्जर्वर के लिए जो पॉइंट p की डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक x प्राइम है। y और z प्राइम जैसा कि डिफाइन किए हैं कि कंसीडर किए हैं कि y और z डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है s प्राइम फ्रेम का, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम रिलेशन लिखें x प्राइम और x के रिस्पेक्ट में, तो क्या रिलेशन आएगा, यहाँ देख सकते हैं कि x प्राइम इज x माइनस यू टी, एक्स प्राइम इज x माइनस यू टी, और y और z प्राइम में कोई चेंजेस नहीं है, तो y प्राइम इज y, z प्राइम इक्वल टू z, और t प्राइम इक्वल टू t। ये हमारा एसम्पशन, इस न्यूटोनियन रिलेटिविटी का एसम्पशन है कि दोनों ऑब्जर्वर कोई इवेंट अगर कर रहा है उसको सेम टाइम में ऑब्जर्व करते हैं, ये इसलिए t प्राइम इक्वल टू t। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी स्पेस और टाइम के एब्सोल्यूट नेचर को ऐसे किया गया है इसमें डिस्क्राइब करने के लिए। वी अस्यूम दैट स्पेस एंड टाइम आर एब्सोल्यूट, जबकि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में ऐसा नहीं है। जब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, पोस्टुलेट उसके क्या हैं, और फाइनल जो रिजल्ट आते हैं स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के कैसे डेविएट करते हैं। अच्छा, तो जो ऊपर इक्वेशंस जो हमें मिले हैं उसको वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, x प्राइम इक्वल टू x माइनस यू टी, जैसा कि u हमने यहाँ पे बताया कि u को केवल x कंपोनेंट कंसीडर किया गया है। ठीक, अगर हम इसको ब्रेक करें तो y कंपोनेंट 0 होगा, z कंपोनेंट 0 होगा, तो y प्राइम y होगा, z प्राइम z हो जाएगा, t प्राइम इक्वल टू t ऑलरेडी असम्पशन। इसको हम मैट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए इसलिए करें क्योंकि जब लोग जाते हैं आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी में तो वहाँ पे
एनाइसोट्रोपिक स्पेस की अगर बात करें तो जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी एवरी डायरेक्शन में चेंज होती रहती है, तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज़ को। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं, बट वी कैन राइट दिस इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म, उसको दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो जो एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस यू टी प्राइम इक्वल टू टी है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम इक्वल्स टू, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड टी, और टी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो टी को यहाँ लिख दिया, और यू के कंपोनेंट वाई जेड कंपोनेंट जीरो है तो, और एक्स कंपोनेंट यू है, टी प्राइम इक्वल टू टी है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। शुरू में ये मैट्रिक्स फॉर्म समझने और लिखने की आदत डालने से बाद में जब हम स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव हायर स्टडी में लोग जाते हैं तो काफ़ी आसानी रहती है समझने में। तो आज का जो डिस्कशन था हमारा यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम ये जो इक्वेशन हमें मिले हैं स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स या इक्वेशन जो हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कैसे निकालेंगे, जो फ्रेम कंसीडर किए हैं उसी टाइप का फ्रेम कंसीडर करके अगर एक पार्टिकल कंसीडर करें जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन आएगा, ये नेक्स्ट टॉक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉक में डिस्कस करेंगे तो लेंथ, अगर दोनों फ्रेम में अगर कोई एक रॉड लेते हैं एल लेंथ का, दोनों फ्रेम के ऑब्जर्व करेंगे उस लेंथ को, तो दोनों सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉक में। टाइम इंटरवल की बात करें, मतलब कोई मूविंग क्लॉक है और दो इवेंट के बीच टाइम इंटरवल अगर मेजर कर रहे हैं तो दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए टाइम इंटरवल सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉक में। आज के डिस्कशन में बस यहीं तक है। थैंक यू।